नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकाडमी में। और आज के दिन जो आपका वीडियो लेक्चर है, 5वां वीडियो लेक्चर होने जा रहा है एग्री इकोनॉमिक्स का। बीएससी एग्रीकल्चर कौन से सेमेस्टर का है? तो सेकंड सेमेस्टर का फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स आपका ये 5वां वीडियो लेक्चर है। और आज के दिन ये वीडियो लेक्चर जब कवर हो जाएगा तब आपका सिलेबस 70% हो जाएगा मित्रों। कितना? 70%। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने 5वें वीडियो के माध्यम से बहुत बड़ा सिलेबस है आपका। तो सिलेबस कितना भी बड़ा हो, एग्री ज्ञानपीठ पर आ गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए पहले क्वेश्चन की तरफ। आपूर्ति का तात्पर्य है क्या है भाई आपूर्ति? तो ऑप्शन नंबर सी, एक निश्चित मूल्य पर उपलब्ध मात्रा को आपूर्ति कहते हैं। एक निश्चित मूल्य पर उपलब्ध मात्रा, भाई मान लिया कि एक पेन है, पेन की एक निश्चित मूल्य होगा, 10 रुपये होगा। ठीक है, अब इसकी उपलब्ध मात्रा कितनी है? मान लिया 100 पेन है, तो यही पेन है 100 रुपये में जाएगा। 10 पेन है या 15 पेन है या 10 रुपये का है, तो यही आपूर्ति होती है। ठीक है, तो इसी को देख के आपूर्ति निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन, आपूर्ति का नियम बताता है कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूल्य बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ती है। जब मूल्य बढ़ेगा तब आपूर्ति क्या होगी? बढ़ती है। तो इसका उल्टा संबंध नहीं बल्कि सीधा संबंध होता है। मूल्य बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ती है, आपूर्ति का नियम यही बताता है। ध्यान रखना, ये मांग का नियम नहीं, ये पूर्ति का नियम नहीं बल्कि आपूर्ति का नियम है। आपूर्ति का नियम बताता है कि मूल्य बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ती है। ठीक है, मूल्य बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ती है, मूल्य आपूर्ति बढ़ती। तो इस तरीके से रट के जाइएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3, जब अन्य कारण स्थिर रहते हैं तो आपूर्ति वक्र होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऊपर की ओर चढ़ाव वाला। अन्य सभी कारक जब कांस्टेंट रहते हैं तब आपूर्ति वक्र जो होता है, इस तरीके से आपूर्ति जो आपूर्ति वक्र होता है वो कैसा रहता है? तो ऊपर की ओर चढ़ाव वाला रहता है। इस तरीके से आता है, इस तरीके से, और फिर ऐसे यहाँ से डैश लाइन बना देते हैं, ये हो जाता है इस तरीके से आपका। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लगता है जब डिटेल में पढ़ो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तब तक के लिए। मान लो भाई साहब, ऊपर की ओर चढ़ाव वाला। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर, आपूर्ति अनुसूची दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विभिन्न मूल्यों पर आपूर्ति की गई मात्रा। अगला क्वेश्चन 5, आपूर्ति का प्रमुख निर्धारक क्या है? तो उत्पाद की कीमत। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर आप सुनते चलेंगे तो बहुत कुछ होता चलेगा। लघु अवधि में आपूर्ति को क्या प्रभावित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी, सभी। तकनीक में बदलाव, मौसम, उत्पादन लागत, एकदम सही तीनों। लोचपूर्ण आपूर्ति का अर्थ क्या होता है? मूल्य में थोड़े से परिवर्तन पर भी आपूर्ति बहुत अधिक बदलती है। मूल्य में शून्य 8 नंबर क्वेश्चन, शून्य आपूर्ति लोच का तात्पर्य है ऑप्शन नंबर बी, आपूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं। तो वो जब आपूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं तो शून्य आपूर्ति लोच होगी। पिछले वीडियो में मैंने क्लियर किया था। तो मित्रों, एक आपकी शिकायत ये है कि हम लोग आपसे संतुष्ट नहीं है, इसलिए कि आप लोग देख सकते हो व्यूज़ तो काफ़ी वीडियो पे हैं, काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते मित्रों। अब ये बताइएगा मित्रों, आपका कोई पैसा तो पड़ नहीं रहा है। ठीक है, एक चीज़ होती है कि आप पढ़ाई में कितना भी महारती हो, कितना भी पढ़ लें, लेकिन अगर खुद से ईमानदारी होती है तो ज़िंदगी में थोड़ी दिक्कतें होती हैं। खुद से ईमानदारी का मतलब यही होता है, हम तो आप पे विश्वास किए हैं कि आप लोग सब्सक्राइब करते होंगे, लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि मैं बिना सब्सक्राइब किए हुए आपका वीडियो देख लूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छा कर रहे हैं, बल्कि आप खुद से ईमानदार नहीं हैं। और खुद से ईमानदार जो भी होगा वो सच में जरूर सफलता पाएगा। तो यही खुद से ईमानदारी है कि अगर हम अपना कर्तव्य समझते हैं तो आप अपना कर्तव्य समझिएगा। अगर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, हौसला नहीं मिलेगा, कल के दिन मैं वीडियो नहीं लाऊंगा। और जब नहीं लाऊंगा तब आपको थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा ही होगा, क्योंकि इस मार्केट में कंटेंट तो काफ़ी मिल जाएगा, लेकिन वही कंटेंट, एक ही कंटेंट पूरे यूट्यूब में आपको इधर उधर नाचता घूमेगा। लोग रिसर्च नहीं करते हैं, लोग पैसों के लिए, लोग व्यूज़ के लिए, लोग घंटों के लिए सिर्फ वैसे ही वीडियो, ऊट पटांग वीडियो डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर वैसा वीडियो नहीं डाला जाता है। यहाँ पर एक ही वीडियो जो होता है, एक वीडियो में 150 क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। देख लेना, मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं, मैक्सिमम वीडियो ऐसे हैं जिसमें 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन भी एक वीडियो में है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें 50-60 क्वेश्चन कराए हैं। तो हम बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा कंटेंट देते हैं, बहुत ही आपको समझ सकते हो। दूसरी बात, हमारा मेन टारगेट यही होता है कि आप ये मत मुझे बताएं कि मेरे वीडियो से कितने क्वेश्चन आए, बल्कि आप एग्जाम के बाद मुझे ये बताएं कि मेरे वीडियो से कितने क्वेश्चन नहीं आए। आप एक भी क्वेश्चन ऐसा दिखा दे तो आपको मैं बहुत बड़ा ग्रेड समझ लूँगा। और कितने, केवल मैं एक ही विषय पर 7 से 8 वीडियो बनाता हूँ, और वीडियो मैक्सिमम हमारा 15 मिनट का रहता है, ये 10 मिनट का रहता है, या 18 मिनट का रहता है, इससे ऊपर नहीं। काफ़ी वीडियो 10 ही मिनट के रहते हैं। तो बिना समय गवाए मित्रों जरूर सब्सक्राइब कर लें, जरूर कर लें। आपसे विनती है, मेरा चरण स्पर्श है, सब कुछ है, कर लें मित्रों, कर लें। मैं खुद आपके नतमस्तक हूँ मित्रों। क्वेश्चन नंबर 9, जब आपूर्ति वक्र लंबवत होता है तो आपूर्ति की लोच
होती है? ऑप्शन नंबर ए शून्य होती है मित्रों, शून्य, 9 का ए। उत्पादन के कौन से कारक का पारिश्रमिक वेतन कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्रम, श्रम। अगला क्वेश्चन, उत्पादन के किस कारक का पारिश्रमिक ब्याज होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूंजी, पारिश्रमिक ब्याज होता है पूंजी। अगला क्वेश्चन, किराया किसके लिए पारिश्रमिक है? किसके लिए पारिश्रमिक है? ऑप्शन नंबर सी भूमि के लिए, भूमि के लिए। अगला क्वेश्चन आपका, उद्यमिता के लिए पारिश्रमिक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए लाभ, ऑप्शन नंबर ए लाभ। आर्थिक किराया प्राप्त होता है जब, ऑप्शन नंबर बी आपूर्ति पूरी तरह से लोचशील हो, लोचहीन हो। मजदूरी निर्धारण का सिद्धांत आधारित है, मजदूरी निर्धारण का सिद्धांत आधारित है, ऑप्शन नंबर ए सीमांत उत्पादकता पर, सीमांत उत्पादकता पर। ब्याज का निर्धारण होता है, ऑप्शन नंबर ए धन की मांग और आपूर्ति से, धन की मांग और आपूर्ति से। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी मूल्यह्रास, सी ऑप्शन हो जाएगा जीएनपी डैश मूल्यह्रास। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय में किसे जोड़ा जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी विकल्प, उपभोक्ता वस्तुएं, निवेश, सरकारी खर्च, तीनों को। अगला क्वेश्चन आपका, जीडीपी का अर्थ है, ऑप्शन नंबर बी देश के भीतर उत्पन्न वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय आय की गणना के कितने प्रमुख होते हैं? मतलब राष्ट्रीय आय की गणना के कितने प्रमुख तरीके हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा एनएनपी, वही सारी चीज़ें। आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना में कौन शामिल नहीं होते? तो ऑप्शन नंबर सी स्थानांतरण भुगतान शामिल नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी। व्यय विधि में निम्न में से कौन सा शामिल है? उपरोक्त डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय, तीनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, उत्पादन विधि में मापा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, ऑप्शन नंबर सी। सकल राष्ट्रीय उत्पादन में शामिल होता है, ऑप्शन नंबर बी विदेशों में देशवासियों की आय शामिल होता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की अवधारणा किस अर्थशास्त्री ने दी थी? ऑप्शन नंबर डी साइमन कुजनेट्स ने दी थी मित्रा, साइमन कुजनेट्स ने। 26 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संदर्भ में राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है, ऑप्शन नंबर बी सेवा क्षेत्र हो जाएगा, सेवा क्षेत्र हो जाएगा। जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का होता है? जाहिर सी बात है तृतीय क्षेत्र, जो कि हमारा सेवा क्षेत्र होता है। अब काफ़ी लोग मानेंगे लाओ एग्रीकल्चर जो होता है प्राथमिक क्षेत्र मान लें कृषि का, तो ऐसा नहीं है मित्रों, सेवा क्षेत्र रहता है। सेवा क्षेत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कन्फ्यूज़ करेगा क्योंकि आप लोगों ने कायदे से ध्यान नहीं दिया होगा, पढ़ा तो होगा। ठाई हो गए, ठाई मतलब 28 नंबर मुद्रास्फीति का राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या पड़ता है? ऑप्शन नंबर बी वास्तविक आय घटती है, वास्तविक आय घट जाती है। यदि मूल्य स्तर बढ़े और उत्पादन समान रहे तो ऑप्शन नंबर बी नाम मात्र जीडीपी बढ़ेगा, नाम मात्र जीडीपी बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, वेतन निर्धारण में मांग और आपूर्ति किसके लिए मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रम के लिए, श्रम के लिए। 31 क्वेश्चन, लाभ का निर्धारण होता है, ऑप्शन नंबर सी लागत और राजस्व के अंतर पर। अगला क्वेश्चन, आर्थिक लाभ में क्या शामिल नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर डी पूंजी शामिल नहीं होता है। मूल्य ह्रास का तात्पर्य होता है, ऑप्शन नंबर सी मशीनों का मूल्य घट जाना मूल्य ह्रास हो जाता है, मूल्य ह्रास हो जाता है। जीडीपी और एनडीपी का अंतर है तो मूल्य ह्रास। देखो जीडीपी माइनस एनडीपी इक्वल टू मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास का मतलब क्या होता है? मान लिया आप क्या लाए हो, चरखतनी मशीन लाए, चरखतनी चारा काटने वाली मशीन लाए हो, चरकटनी मशीन शायद कुछ ऐसे बोला जाता है देहात क्षेत्र में। तो चरकटनी मशीन लाए हो आप, तो धीरे धीरे मान लिया कि उसमें कोई भी बेल्डिंग थी वो टूट गया, या फिर उसका जो हॉल चक्र होता है वो टूट गया, मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या होगा? तो उसका मूल्य ह्रास हो जाएगा, कुछ मूल्य पे प्रभाव पड़े। अरे सपोज देते आप एक मोबाइल लेके आए हो भाई, मोबाइल लेके आए हो तो क्या हो गया कि मोबाइल की आपकी स्क्रीन चली गई, आपने स्क्रीन एक बार डाली, ठीक है। अब जो मोबाइल आप लाए थे वो और स्क्रीन चली गई, उसके बाद के मूल्य, दोनों के मूल्य में अंतर हो जाएगा ना। अब तो भाई लोग कहेंगे स्क्रीन आपकी चली गई, अब तो ये 2 का नहीं 5 का दो, 5,000 का नहीं 2 का दो, तो ऐसे समझ सकते हो आप लोग, ये एजी के स्टूडेंट हो यार। 35 नंबर क्वेश्चन, जीडीपी में कौन से उत्पादन शामिल होते हैं? केवल अंतिम वस्तुएं, ऑप्शन नंबर बी एजी के स्टूडेंट का मतलब एजी वाले स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ये तो मानना पड़ेगा भाई, ये तो मानना पड़ेगा। एजी के स्टूडेंट होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि भाई कृषि हमारी रीढ़ है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और कृषि हमारी रीढ़ है तो एग्रीकल्चर के जो बच्चे हैं पूरे देश के रीढ़ हैं, पूरे देश के रीढ़ हैं। इन्हें सब कुछ करना आता है, ये अंग्रेजी भी पढ़ते हैं, ये हिंदी भी पढ़ते हैं, इन्हें रुलाना भी आता है, इन्हें हंसाना भी आता है, ठीक है, ये सब कुछ कर लेते हैं मित्रों, बहुत कुछ कर लेते हैं, बहुत कुछ। ये हर स्ट्रीम में चले जाते हैं और डरते नहीं है किसी के कमेंट में लिख दियो। 36 नंबर क्वेश्चन, जीडीपी की गणना किस अवधि के लिए की जाती है? ऑप्शन नंबर सी वार्षिक।
भाई जीडीपी वार्षिकी करोगे ना, ऐसा तो है नहीं कि रोज़ रोज़ कॉपी पेन ले आओ, लाओ भैया जीडीपी निकाले, ऐसा कुछ नहीं है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो कौन करता है भाई राष्ट्रीय आय की गणना भारत में? ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सीएसओ करता है, सीएसओ। ऐसे क्वेश्चन पीसीएस में आते हैं मित्रों। और यहाँ क्योंकि लिखा है? क्योंकि ये यहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहाँ का सिलेबस कहता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बीएससी एग्रीकल्चर के खास इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। कितने भी लोग हैं तैयारी कर रहे हैं उनसे ये क्वेश्चन पूछ देना भाई, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? जाइए आपके टीचर जो होगा आपके यहाँ, उससे पूछना जाके, अगर बता दे तो 500 रुपये हमसे डला लियो भाई। 38 नंबर, जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस क्या हो जाएगा? शुद्ध विदेशी आय। शुद्ध विदेशी आय इसी से मापी जाती है, शुद्ध विदेशी आय। अगला क्वेश्चन, एक देश की प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आय अपन कुल मतलब राष्ट्रीय आय देख लो, राष्ट्रीय आय कितनी है और कुल जनसंख्या मान लिया भारत की 144 करोड़ है और राष्ट्रीय आय कितनी है? 1500 रुपये। तो जो भी भाग है वो हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वास्तविक राष्ट्रीय आय प्राप्त की जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाम मात्र आय बटे मूल्य सूचकांक। अगला क्वेश्चन, उत्पादन के कौन से कारक की आपूर्ति पूर्णतः अलाभकारी होती है? ऑप्शन नंबर सी, भूमि हो जाती है, भूमि, सी ऑप्शन भूमि। वास्तविक ब्याज दर बराबर ऑप्शन नंबर बी, नाम मात्र ब्याज दर और मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन, जब मूल्य बढ़ता है और आपूर्ति नहीं बदलती है तो आपूर्ति वक्र होता है, ऑप्शन नंबर बी, लंबवत होता है, लंबवत होता है। न्यूनतम मजदूरी निर्धारण किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रमिकों के लिए होता है। एक पूर्णतः प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में मजदूरी का निर्धारण होता है, ऑप्शन नंबर सी, मांग और आपूर्ति से होता है, मांग और आपूर्ति से। मूल्य ह्रास को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, डेप्रिसिएशन कहते हैं मूल्य ह्रास को इंग्लिश में ही। उत्पादन की अधिकतम सीमा को प्रभावित करता है, कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसाधनों की उपलब्धता करती है। वास्तविक आय में वृद्धि होती है जब ऑप्शन नंबर ए, मूल्य स्थिर हो और उत्पादन बढ़े। अगला क्वेश्चन, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत लागू होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी पर, चाहे श्रम हो, पूंजी हो, भूमि, उन पर सब पर सीमांत उत्पादकता सिद्धांत लागू होता है। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय आय अनुमान किसने तैयार किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने शायद कितना बताया था? बताओ, 1947 के बाद कितना बताया था? तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने बताया था ब्रेन डेन थ्योरी के अंतर्गत, यानी धन निष्कासन के सिद्धांत। अंग्रेज किस तरीके से भारत को खोखला कर रहे हैं, यानी भारत में ही माल बेच रहे हैं और भारत का ही पैसा इंग्लैंड में जा रहा है, भारत का पैसा, भारत का ही माल अपने यहाँ फिनिश गुड करके भारत में ही बेच देते हैं, भारत के ही बाज़ारों में बेच देते हैं और यहाँ से पैसा इंग्लैंड में बेचते हैं। तो भारत का पैसा किस तरीके से दोहन हो रहा था। आपूर्ति वक्र का सामान्य ढलान होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की कीमत दोगुनी हो जाती है और आपूर्ति भी दोगुनी हो जाती है तो आपूर्ति की लोच होगी, ऑप्शन नंबर ए, 1 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, जब आपूर्ति की लोच 1 होती है तो आपूर्ति को लोचशील कहते हैं, लोचशील, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक सकारात्मक आपूर्ति वक्र का ढलान देखो जो ढलान होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। सकारात्मक आपूर्ति वक्र का पूछा है तो सकारात्मक का कैसा होगा? धनात्मक ही होगा। मजदूरी किस कारक उत्पादन का पारिश्रमिक है? तो श्रम से ही मजदूरी का आविर्भाव होता है। अगला क्वेश्चन, अवशिष्ट दावा सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए, अवशिष्ट दावा सिद्धांत लाभ से संबंधित है। स्थिर आपूर्ति का तात्पर्य है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपूर्ति कीमत से प्रभावित नहीं होती, यानी स्थिर है, कीमत कितनी भी बढ़ा दो प्रभावित नहीं होगी। अल्पकाल में आपूर्ति की लोच कैसी होती है? ऑप्शन नंबर सी, सीमित होती है, 58 का सी। किस सिद्धांत के अनुसार किराया भूमि की सीमांत उत्पादकता से निर्धारित होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों से, रिकार्डो सिद्धांत, मॉडर्न सिद्धांत, दोनों से किराया भूमि की सीमांत उत्पादकता का निर्धारण कर सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय शब्द का तात्पर्य क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, एनएनपी एट फैक्टर कास्ट। देखो हमारे यहाँ एनएनपी जो फैक्टर कास्ट पे निकाली जाती है, फैक्टर कास्ट जरूर ध्यान रखना, ठीक है, फैक्टर कास्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन, वेतन में महंगाई भत्ता जोड़ने से क्या प्राप्त होता है? तो वेतन में जब महंगाई भत्ता जोड़ दोगे वही आपकी वास्तविक वेतन हो जाएगी। अगर आप महंगाई भत्ता नहीं बताओगे तो लोग कहेंगे भाई ये वेतन खुल के बताओ, तो खुल के तभी बता पाओगे जब वेतन में महंगाई भत्ता सब कुछ जुड़ा होता है, तभी होता है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई, वास्तविक वेतन क्या है? भाई कोई ये 20,000 रुपये महीने में मिलते हैं, मान लिया कोई आपका स्टूडेंट है 50,000 रुपये महीने में कमाता है, लेकिन 20,000 रुपये 25,000 मान लिया 30,000 रुपये वो इधर उधर टेबल के नीचे कमा लेता है। तो उससे पूछा भाई वास्तविक आय कितनी है? जब वो 50,000 बताए तो समझो ये वास्तविक आय नहीं है, और 50 में 30 मिला दे 80 बताए तब वो वास्तविक आय है भाई, यही है तेरी वास्तविक आय।
टेबल के नीचे वाली जरूर बताओ भाई साहब। श्रम की सीमांत उत्पादकता घटने का नियम कब लागू होता है? तो अल्पकाल में लागू होता है मित्रों, अल्पकाल में। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, अल्पकाल में। अगला क्वेश्चन, पूंजी किस प्रकार की आय प्राप्त करती है? तो ऑप्शन नंबर ए, ब्याज वाली। अगला क्वेश्चन, किसी देश की राष्ट्रीय आय बढ़ने से क्या संकेत मिलता है? ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक विकास। ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक विकास। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय को मापने की सबसे उपयुक्त विधि है कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन एनएनपी क्या है भाई? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीएनपी और मूल्यह्रास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सभी निवासियों की आय का योग कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीएनपी। ऑप्शन नंबर सी, जीएनपी। अगला क्वेश्चन, मुद्रा की अधिकता से क्या प्रभावित होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मूल्य स्तर प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन, पूर्ण रोजगार की स्थिति में ऑप्शन नंबर डी केवल ए सही है, यानी सभी संसाधन प्रयुक्त होते हैं पूर्ण रोजगार की स्थिति में। अवसर लागत किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी, त्याग किए गए विकल्प का मूल्य का संबंध अवसर लागत से होता है। तो मित्रों सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को, शेयर करते रहिएगा, और इस पीडीएफ को लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ से ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और सेमेस्टर से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको डे बाई डे मिलती रहती हैं, कहीं भी आपको भटक के नहीं जाना। सारे वीडियो एक क्रम में वहीं पे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।